चलिए इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट किया वो पॉवर्टी से एसोसिएटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस का था। वो हमारा 3rd चैप्टर था इस किताब का, दैट इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आज हम इसके लास्ट चैप्टर या 4th चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पहलुओं से, कई कॉन्सेप्ट से, कई फिनोमेना से आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, समझाएगा भी, कई योजनाएं भी आप इसके माध्यम से सीखोगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। कुछ चीज़ें सिमिलर लगेंगी जैसा पॉवर्टी में आपने पढ़ा। चैप्टर को डेवलप करने का रीज़न ही ये बनता है कि जो पीछे की चीज़ें हैं ऑथर आपको उसको यूटिलाइज़ करके फर्दर नॉलेज डेवलप करने का एक बेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ इसमें भी की गई है। शुरुआत करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर की, और पहला ही हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा। इसे हिंदी में हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा। इस समय हमारे देश के अंदर 2013 में उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी मेजर पार्टी थी द कांग्रेस, उस समय में प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह हुआ करते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ द कोलिशन। द कोलिशन वाज यूपीए। 2014 में तो एनडीए कोलिशन आ गया और उसकी मेजर पार्टी है बीजेपी और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो 2013 में ही एनएफएसए देश में आ चुका था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आज हमारे देश में कानून के दायरे के अंदर एक फूड सिक्योरिटी एक्ट एग्जिस्ट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब कोई पॉलिसी, प्रोग्राम ऐसा नहीं, वो होंगे, लेकिन फूड सिक्योरिटी का एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, एक लीगल एंटाइटलमेंट एग्जिस्ट करती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में एग्जिस्ट करती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसे वो भी एक्ट है, इस तरह से फूड सिक्योरिटी का एक एक्ट एग्जिस्ट करता है। 2013 में ये बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है, मौजूदा सरकारें जो हैं वो ये कहती हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अच्छा, जब वो ये कहते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी मौजूदा सरकार को ये कहते हैं कि आप जो दे रहे हैं कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का कानून तो हम ही लेकर के आए थे और उसी फूड सिक्योरिटी के कानून के तहत आप ये कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार फिर उन पर काउंटर एलिगेशन ये लगाती है कि कब लाए थे आप फूड सिक्योरिटी का कानून? 2004 में आप पावर में आए थे, 2009 तक पहला टेन्योर, फिर 2009 से 2014 तक सेकेंड टेन्योर, 2013 के लास्ट में जाके आप ऑर्डिनेंस लेकर के आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट का ऑर्डिनेंस वाया प्रेसिडेंट, और 2014 के शुरू में ये एक्ट में बदल पाया पार्लियामेंट के द्वारा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि चुनाव के अपने सेकंड रिजिम के अंतिम समय के दौरान जब आपको देखा कि करारी हार मिलने वाली है, तब आपने एक सुधार काम के नायक के बतौर आपने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाना चाहा। ये आपकी नीयत में नहीं था, ये आपके आइडिया में नहीं था, ये तो आपने अपनी हार को देखते हुए इसे लागू किया आनन फानन में, जो कि सही ढंग से लागू भी नहीं किया गया। तो इस तरह से एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस चलते हैं। मौजूदा कहानी यह है कि देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट एग्जिस्ट करता है। ये 2014 में आया, 2013 में आया। इज़ दैट क्लियर? चलो, फूड सिक्योरिटी एक्ट तक की यात्रा हमने कहाँ से तय की और हमने क्यों तय की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। देखो, हमने गरीबी की बात की जब हमने पिछले लेक्चर्स के बाद जब पॉवर्टी को डिस्कस किया, तो पॉवर्टी के मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट फॉर्म में आए। पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस थे। पॉवर्टी के डायमेंशंस में एक बड़ा डायमेंशन ये था कि आपको लैक ऑफ हाउसिंग है, लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ मेडिसिन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ डिग्निटी है, तमाम चीज़ें हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी है फर्स्ट। तो मतलब अगर हम निर्धनता को, गरीबी को, यानी कि पॉवर्टी को स्टडी करें, उसका भी एक मेन डायमेंशन है फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा, उसके हिस्से में भी आता है। लेकिन हम इसे अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है, ध्यान से समझिए। ऐसा माना जाता है कि फूड इनसिक्योरिटी एक कारण बनती है गरीबी का, और गरीबी से आगे फूड इनसिक्योरिटी कंटिन्यू होती रहती है। मतलब फूड इनसिक्योरिटी पॉवर्टी का एक कॉज भी है और फिर आगे एक कॉन्सिक्वेंस भी बन जाता है।
मतलब खाद्य असुरक्षा के कारण गरीबी आती है और फिर गरीबी के कारण आगे खाद्य असुरक्षा बनी रहती है, फूड इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो जब हम गरीबी को दूर करने की बात करते हैं, उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक हों तो ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकारों पर है, समाज पर है, वो सीधे सीधे इस बात पर है कि कोई हंगर से, स्टारवेशन से, यानी कि भूखमरी से ख़त्म ना हो जाए, मर ना जाए, पिछड़ ना जाए। इसलिए अगर हम बहुत स्पेसिफिकली टारगेट करें पॉवर्टी के अंदर भी, तो वी हैव टू टारगेट द फूड सिक्योरिटी। इसलिए फूड सिक्योरिटी को एक अलग एलिमेंट के तौर पर भी ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके भी डायमेंशंस हैं, लेकिन सबसे पहले सीधे सीधे इस बात को समझें कि कब नहीं होगी फूड, मतलब कब नहीं होगी फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी कब नहीं होगी, तभी फिर फूड सिक्योरिटी होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहली ज़रूरत ये है देश के अंदर कि जो फूड है या फूड ग्रेन्स हैं, उसका मेन एलिमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज़ द मेन एलिमेंट। सबसे पहले तो देश के अंदर इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो, तो अवेलेबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। इतना या तो आप प्रोड्यूस करिए, या फिर इतना आप इंपोर्ट कर लीजिए, या फिर पिछली बार का जो प्रोड्यूस है उसे स्टॉक करिए। प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड स्टॉक, वट एवर इट इज़, ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट हो रहा है अवेलेबिलिटी में। हमारे पास बतौर एक मुल्क इस समय में जो भी फूड ग्रेन अवेलेबल होते हैं, वो रिज़ल्ट होते हैं, वो आउटकम होते हैं मौजूदा प्रोडक्शन का, हमारे द्वारा किए जा रहे इंपोर्ट्स का, और पिछली बार की प्रोडक्शन की जो हमने स्टॉक की है वो स्टॉक का। दैट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन इन द कंट्री। तो उसमें ये तीन चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पहला एस्पेक्ट ये है कि फूड सिक्योरिटी तो तब इस्टेब्लिश होगी जब अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन होगा। फर्स्ट एलिमेंट इज़ द अवेलेबिलिटी। इज़ दैट क्लियर? अवेलेबिलिटी इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एलिमेंट इज़ अवेलेबिलिटी अकेले होने से कुछ भी नहीं होता। सपोज़ कीजिए कि फूड ग्रेन बड़े अमाउंट में एक कंट्री में या एक रीजन में या एक लोकेलिटी में अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल, बट लोगों का उस पर एक्सेस नहीं है। पीपल आर नॉट हैविंग एक्सेस टू इट। एक्सेस का मतलब कई तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं एक्सेस पे। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम समझना चाहते हैं इस पॉइंट को। सो एक्सेसिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो एक्सेस इज़ रिक्वायर्ड। सपोज़ करिए कि किसी भी तरह की सोशल ऑब्लिगेशंस आपको फूड ग्रेन अवेलेबल होने के बावजूद भी उस पर एक्सेस हासिल नहीं होने देती हैं। सोशल ऑब्लिगेशंस, ऐसा हो सकता है कि आप सोशली एक ऐसा ग्रुप हों जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के अंदर ही कोई लोअर कास्ट, आपका एक्सेस नहीं है सोशल रीजंस की वजह से। आपको वो खाद्य भंडारों तक जाने नहीं दिया जा रहा, आपको उस अनाज में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मतलब आपके साथ रिसोर्सेज शेयर ही नहीं किए जा रहे हैं। मतलब you are not having access to those things because you are socially obliged to stay away from that produce। आपको बाउंड किया गया है। जैसे लंबे समय तक हमारे मुल्क में वर्ण व्यवस्था के तहत गाँव में उपलब्ध पानी जो है उसमें से हिस्सेदारी ना देना, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को उस जल स्रोतों से जल ना लेने देना, ये कह करके कि यह जल स्रोत पॉल्यूट कर दिए जाएंगे, यदि इनका स्पर्श हो गया तो जल स्रोत गंदे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एक अनटचेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्सेस नहीं दिया गया नेचुरल रिसोर्सेज पे। इसी तरह के फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि आपको कमज़ोर बनाए रखना, आपको कमज़ोर बनाए रखना ताकि आप दासता का जीवन जिएं, आप बॉन्डेड लेबर करने के लिए मजबूर हो जाएं, आप विदाउट पेमेंट काम करने के लिए फोर्स्ड लेबर करने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए प्रचुर मात्रा में आपके पास अनाज उपलब्ध होना ही नहीं चाहिए। अनाज की उपलब्धता वैसे है, अनाज अवेलेबल है, फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल। 10 लोग हैं और हर किसी की मान लीजिए कि मंथली रिक्वायरमेंट 5 to 6 kg है, ईच पर कैपिटा 5 to 6 kg इज़ द रिक्वायरमेंट एंड देयर आर 10 people, so 60 kg grains are there, but
वो आपको सेटिस्फाई नहीं होने देना चाहते, वो आपकी परिस्थिति को मजबूत नहीं होने देना चाहते, वो आपको कमज़ोर रहने देना चाहते हैं, आपको वंचित रहने देना चाहते हैं, डिप्राइव्ड रहना चाहते हैं। इस ऐसे में उनकी कोशिशें हैं कि आपको किसी तरह से एक्सेस से रोका जाए। तो इस तरह की अगर कहीं पर कोई सोशल इम्पेडिमेंट्स हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो भी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। जबकि देश के स्तर पर फूड अवेलेबिलिटी की कमी कोई नहीं है, उस इलाके में फूड अवेलेबिलिटी की कमी कोई नहीं है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल, बट द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस टू दोज फूड ग्रेन्स, देन फूड सिक्योरिटी नहीं है। इसके अलावा देर आर मैनी टाइप ऑफ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। सपोज़ कीजिए कि आपको कह दिया गया है कि अनाज पड़ा है, वहाँ से लिफ्ट कर लीजिए, वहाँ से उठा लीजिए। एक ज़माने में ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ होता होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको कह दिया जाता था कि आपकी कॉपी पे गैस सिलेंडर आ गया है, उस गोदाम से जाके उठा लीजिए। अक्सर लोग देखा हो साइकिल स्कूटरों के पीछे एक रबड़ ट्यूब की बांध करके सिलेंडर ले घूमते रहते हैं सड़कों पे। समय के साथ साथ फिर उसकी डोर टू डोर डिलीवरी इंश्योर की गई। ओके, इसी तरह से हमारे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शंस हैं, पर देर आर मैनी पीपल दोज हु आर लिविंग इन द रिमोट एरियाज़। आप हिमाचल के, उत्तराखंड के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, इवन पंजाब के रिमोट एरियाज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए। अब फूड अवेलेबिलिटी हेडक्वार्टर्स में है, सिटीज़ में है, मेन मंडियों में है, सब जगह पर है, बट रिमोट एरियाज़ तक उसकी कोई भी रीच नहीं है। और आप उन्हें कह रहे हैं कि अगर अनाज चाहिए तो जाके वहाँ से ले लीजिए। उनके मैन डेज़ ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, उनकी अर्निंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आवागमन में ही उनके समय बीत जाएंगे अनाज उपलब्ध होते होते। इस तरह की मैनी टाइप ऑफ फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर एंड दोज ऑब्स्ट्रक्शंस आर नॉट गुड। फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शंस में एक ऑब्स्ट्रक्शन ये भी आती है, देश में एक ट्रेंड रहा है बहुत लंबा। वो क्या? हमारे देश में सरकारें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वाया फेयर प्राइस शॉप्स, जिन्हें राशन शॉप्स कहते हैं, उनके वाया फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं। तो होता क्या था कि वो जिस आदमी के पास फेयर प्राइस शॉप है, राशन की दुकान है, वो क्या करता था, वो चाहता ये था कि मैं इस राशन को बाहर मंडी में बेचूं, खुले बाज़ार में बेचूं, ज़्यादा पैसे कमाऊं, और वहाँ से जो घटिया राशन है, ख़राब, कंटेमिनेटेड या पुअर क्वालिटी का, वो ला करके ग्राहक को दे दूँ। तो ऐसे में वो क्या करता था, राशन बचे, ज़्यादा देर तक तो दुकान ही नहीं खोलता था, और वीक में कई डेज़ तक दुकान बंद रहती। तो अक्सर मोहल्ले में ये बात की चर्चा बनी रहती थी, भाई डिपू तो बंद ही रहता है हर समय, डिपू वाला डिपू कब खोलेगा, तू कब खोलेगा भाई। तो देखिए, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में ये इंश्योर हो गया कि फूड ग्रेन अवेलेबल हैं और पहुंचा दिए गए हैं, बट लोगों का एक्सेस नहीं है, क्योंकि फेयर प्राइस शॉप जो आउटलेट है वो फिज़िकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लोगों को, अधिकतर दुकान बंद ही रखता है। ऐसे में भी लोग भूख से ख़त्म होने लग जाएंगे उस इलाके में। ओके, सो सच टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस आर ऑल्सो देयर। तो सोशल ऑब्स्ट्रक्शंस, फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शंस, दीज ऑब्स्ट्रक्शंस आर एग्जिस्टिंग। ओके, थर्ड एलिमेंट इज़ कि आपने फूड ग्रेन एम्पल अमाउंट में अवेलेबल हैं, बट वो इतने बिलो द स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं कि उन्हें खा करके लोग बीमार हो जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक ऑब्स्ट्रक्शन ही है। यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पीपल टू हैव एक्सेस ऑन द क्वालिटी फूड। आप उन्हें एक पुअर क्वालिटी फूड ऑफ़र करके, कंटेमिनेटेड फूड ऑफ़र करके एक्सेस से रोक रहे हैं। जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो क्रॉप हार्वेस्ट है, फूड अवेलेबिलिटी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, जैसे अगर आपके घर में पानी आ रहा है पर वो पानी गंदा है, तो भी तो आप पानी की कमी से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से कोई ये कह करके अगर बच जाए कि पानी तो दे रहे हैं आपको रेगुलर, 3 बार पानी आ रहा है, तो आप ये कहेंगे नहीं, हमें पानी तो आ रहा है, पर पानी जिन क्वालिटीज़ के कारण जाना जाता है उस क्वालिटी से नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा एक्सेस कॉम्प्रोमाइज्ड है क्वालिटी वाटर पे। तो देर आर मैनी टाइप ऑफ लैक ऑफ एक्सेसेस। ओके, इस तरह के एक्सेस को हमें अवेलेबल कराना है और उन सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करना है, तब आएगी फूड सिक्योरिटी। मतलब हमें सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में, सही कीमत पर, सही गुणवत्ता का भोजन लोगों को सही मात्रा में उपलब्ध करा के देना है। दैट इज़ द फूड सिक्योरिटी। तो उसके लिए ये एक्सेस वाला एलिमेंट हमें इस्टेब्लिश करना होगा। अच्छा, अवेलेबिलिटी है, देश भर में अनाज की कोई कमी नहीं, राशन शॉप्स में अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन और एक्सेस भी आपको पूरा है, आइए ले जाइए, लेकिन वो आपकी
अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। आपके पास वो अनाज की जो कीमत है वो आउट ऑफ पॉकेट है, आपकी पॉकेट में वो कीमत समाती नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है उस अनाज को ख़रीद पाने की जितनी उसकी कीमत है, तो भी फिर फूड सिक्योरिटी नहीं है। मतलब वो अनाज सिर्फ वेल ऑफ पीपल, इकोनॉमिकली रिच सेक्शन ही फैच कर पाएगा, ख़रीद पाएगा। अनाज है, महंगी कीमतों पर है, तो भी खाद्य सुरक्षा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा समाज जिसके पास इनकम के उतने ज़रिए नहीं हैं, जो गरीबी में है, वो उस अनाज को ख़रीदने से वंचित रह जाएगा, डिप्राइव्ड। ऐसे में वो अनाज की कमी के कारण स्टारवेशन से सफ़र करेगा, नुकसान में जाएगा। तो इस कारण से भी हम मानेंगे कि फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, बट अफोर्डेबल नहीं है। इतनी बात समझ में आई? सो ये 3 प्राइम पिलर्स हैं जिनको हमें एंश्योर करना होता है जब हम फूड सिक्योरिटी पर डिस्कशन करते हैं, कि फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो उपलब्ध हों, फूड ग्रेन्स पर आपका एक्सेस, कि आप उसे हासिल कर सकें, फूड ग्रेन की अफोर्डेबिलिटी, कि आप में वो कैपेबिलिटी उतनी हो, वो इस कीमत पर हो कि इतनी को कैपेबिलिटी में आ जाएं, आपकी कैपेसिटी में आ जाएं कि आप उन्हें ख़रीद सकें। ये 3 चीज़ें समझ में आई? हम इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के चलते थे और चल भी रहे हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें कुछ चीज़ें और ऐड हुई, जिनमें मेन चीज़ क्या है कि अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है, अफोर्डेबिलिटी है। मेन एलिमेंट यहाँ पर ये आ जाता है कि क्वांटम, अमाउंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए, हर व्यक्ति के हिस्से जितना अनाज आए वो उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता हो, तो इतना क्वांटम होना चाहिए। 5th वन इज़ द टाइमिंग्स। आपको आज भूख लग रही है सुबह, तो आपको रात को खाना नहीं दे सकते, है ना? आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार को राशन की आवश्यकता है, और राशन दुकान वाला कह रहा है, ऐसे ही कहता था ना, आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। तो आप क्या कहते थे? केरोसिन आज नहीं है, शुगर आज नहीं है, अनाज आज नहीं है, अगले हफ्ते आने से हमारा क्या? तब तक तो हमें दुकानों से लेना पड़ेगा, हम कर्जाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब टाइम बहुत मैटर करता है, समय। ये 5वीं चीज़ थी। उसके अलावा जो बहुत मैटर करता है वो क्या? जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड के द्वारा आपकी डाइटरी नीड्स को फुलफ़िल होना ज़रूरी है। अभी मैंने फूड प्रेफरेंसेस पे बात नहीं की है, डाइटरी नीड्स की बात की है। देखिए, डाइटरी नीड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, हम डाइट जब लेते हैं तो उसका कारण ये है कि हमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कितने प्रोटीन, हमें कितनी फ़ैट, हमें कितनी एनर्जी, हमें कितने रफेज मिल रहे हैं, कितने मिनरल्स, कितने विटामिन्स, ये सब हम ले पा रहे हैं। सो फूड्स आर द सोर्स ऑफ द डाइटरी नीड्स ऑफ द बॉडी। लेकिन अब अगर ध्यान से चलें तो दाल से भी प्रोटीन मिलेगा, एग से भी प्रोटीन मिलेगा। डाइटरी नीड्स तो दोनों ही सेम पूरी कर रहे हैं, प्रोटीन वाली, बट किसी का फूड प्रेफरेंस दाल का होगा, किसी का फूड प्रेफरेंस एग का होगा। हमें ये लेवल अचीव करना है कि हमें डाइटरी नीड्स के आगे जा कर के फूड प्रेफरेंसेस को भी थोड़ा ध्यान में लाना है। वी हैव टू अटेन दैट लेवल, ओके। बट स्टिल अभी बात डाइटरी नीड्स तक की चल रही है। तो इसमें फिर ये बात आई कि क्या ये जो सिर्फ अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अमाउंट है, टाइमिंग है, क्या ये डाइटरी नीड्स को सफिशिएंटली फुलफ़िल करते हैं? मतलब क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दैट फूड, क्या ये उसे फुलफ़िल कर रहे हैं? इसी में समा जाता है द क्वालिटी। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो ही वो पोषण के तत्व सारे लेकर के आ रहा है। तो समय के साथ हमारी जो एक विचार बने फूड खाद्य सुरक्षा को लेकर के, वो ये कि सही समय पर, सही मात्रा में, सही गुणवत्ता का, पोषण युक्त, प्रचुर मात्रा में भोजन हमारे खरीदने की क्षमता में अगर है, जिसे हम अपनी ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं, तो खाद्य सुरक्षा है, तो फूड सिक्योरिटी है, ओके। अगर इनमें से कोई एलिमेंट ब्रेच हो रहा है तो वो फिर पूरी फूड सिक्योरिटी नहीं है, वो फिर पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा नहीं है। मतलब हम कमज़ोरी में हैं अभी भी। कि कोई ये कह के बच जाए कि फूड अवेलेबिलिटी है, क्या, कहाँ, कौन कह रहा है फूड अवेलेबिलिटी नहीं हो? FCI के गोदाम भरे पड़े हैं, तो फिर आप कहेंगे गोदाम भरे पड़े हैं ना भाई, गोदाम पे हमारा एक्सेस तो है नहीं, हम जाते हैं, हमें वो देते नहीं। वो कहते हैं राशन शॉप वाले को देंगे, राशन शॉप पे तो अनाज है ही नहीं।
चलो राशन शॉप पे अनाज है, स्काई रॉकेटिंग कीमत है उसकी, उस कीमतों पर तो हम खरीद पाते नहीं। चलो कीमतें उसकी ठीक हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है सबको, अमाउंट बहुत कम कम है। चलो ठीक है, मात्रा भी पूरी देते हैं, लेकिन ये क्या, कई बारी अचानक से कितना ही दे देते हैं, कई बारी लंबे लंबे समय तक देते ही नहीं है, कैसे जीवन जी लेंगे। चलो ये भी ठीक है, क्वालिटी देखी है कितनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, सही समय पे देते हैं, कीमत भी सही है, हमारा एक्सेस है, लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं है। चलो क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं का दाना होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल का दाना होता है, पर गेहूं खाते रहें खाते रहें खाते रहें, पोषण की ज़रूरतें कहाँ पूरी हो रही हैं? पोषण तो कहीं है ही नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ तो कहीं है ही नहीं, डाइवर्स क्यों नहीं किया जा रहा है इसे? हमें और भी कई चीज़ की नीड्स हैं अपनी डाइटरी नीड्स को फॉलो करने के लिए, वो कहाँ है? तो इस तरह से समय दर समय कई संवाद हुए, कई डिबेट्स, डिस्कशंस और कई डिस्कोर्सेस के वाया हम इस विचार तक आए हैं कि इन सब चीज़ों को अगर शामिल किया जाए तो एक खाद्य सुरक्षा, एक फूड सिक्योरिटी एक राष्ट्र में स्थापित होती है। इज़ दैट क्लियर? वी नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। और ये हमने आपको रटवाई नहीं है, हमने लॉजिक से समझाई हैं आपको। अगर ये होता है तो फूड सिक्योरिटी है। ओके, अब उसमें तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी ये हमने आपको समझा दिया। अब उसमें सवाल आता है कि वाई फूड सिक्योरिटी, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी। चलिए, तो वाई फूड सिक्योरिटी, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, आपके मन में एक बात आती होगी कि हम लिविंग बीइंग हैं, और एक लिविंग बीइंग के तौर पर हमें हमारे वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करना होता है। देयर आर बॉडी वाइटल फंक्शंस, और एवरी वाइटल फंक्शन, वेदर आई एम डूइंग लोकोमोटिव एक्टिविटीज़, है ना, आई एम डूइंग मैकेनिकल वर्क, मैं अभी बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, दिस इज माई मैकेनिकल वर्क, आई नीड मसल पावर फॉर दैट। ये मसल पावर जो बॉडी में आ रही है, सबसे पहले इसका रीज़न क्या है? द एनर्जी। चलो मान लो कि मैं बेड पे सोया ही रहता हूँ, कुछ हाथ पाँव नहीं हिलाता, वो वाइटल बॉडी फंक्शंस है, सर्कुलेटरी मोशंस हैं कई तरह के, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं बॉडी के अंदर, ब्लड का फ्लो हो रहा है बॉडी में। सो देयर आर मैनी टाइप ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शंस विच आर वर्किंग ऑल द टाइम, हार्ट इज़ बीटिंग ऑल द टाइम। फॉर एवरी सच एक्टिविटी एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, वट एवर यू आर डूइंग एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। Okay, not only energy, many other things are also required to repair your body cells, to make your organs function in a proper manner, to maintain the quality of the blood film or everything, whatever the thing is required. Body जिन जिन चीज़ों से बनी है वो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबके लिए बुनियादी शब्द हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऊर्जा। ये सारे वाइटल फंक्शंस खड़े हैं भोजन पर, भोजन ही स्रोत है इन सब चीज़ों का। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फूड ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फूड ही की मदद से हमारी बॉडी ग्रोथ भी कर रही है, फूड ही की मदद से हमारे डैमेज सेल रिपेयर हो रहे हैं, और उसी की वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी पर्सन अलाइव है, वह अलाइव क्यों है? ये सवाल है, बायोलॉजी में ये पूछा जाता है कि आप अलाइव क्यों हैं? आप अलाइव हैं क्योंकि आप में पावर है सराउंडिंग्स को रिस्पॉन्स करने की। बदलते मौसमों के साथ, बदलते पर्यावरण के साथ आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आप उन बदलावों को सस्टेन करते हैं। एवरी डे आपकी बॉडी कई सेल्स को रिपेयर करती है, ऑल द टाइम वियर एंड टीयर को मैनेज करते हैं, और ये सारे काम आप स्वयं करने में सक्षम हैं। बाहर से किसी बॉडी को आगे ये नहीं करने पड़ते। उन सब के लिए आवश्यक चीज़ है भोजन। उन सब के लिए प्रीरिक्विजिट आइटम इज़ द फूड। फूड इज़ रिक्वायर्ड। रोटी, कपड़ा, मकान में भी रोटी सबसे पहले आता है, बाकी रिक्वायरमेंट्स बाद में आती है। तो बीइंग अ लिविंग थिंग, इट इज़ अ वेरी वाइटल इनपुट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक यू रिमेन अलाइव। आप ज़िंदा रहें, इसके लिए ज़रूरी है भोजन। जैसे ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है एयर, ऑक्सीजन, इसी तरह से लिविंग के लिए ज़रूरी है, अलाइव रहने के लिए ज़रूरी है भोजन। सबसे पहली बात तो ये तो सबकी बुनियादी ज़रूरत है। गाड़ी, घोड़ा, पैसा जितना भी होगा वो सब तो बाद में आएगा। सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत क्या है? भोजन। फूड इज़ द बेस्ट मेन थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। उसके बिना कुछ हो सकता है तो बताइए? फूड की कोई रिप्लेसमेंट है इस प्लेनेट पे? गाड़ियों की रिप्लेसमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिप्लेसमेंट है गाड़ियाँ, हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है। सारी गाड़ियाँ, घोड़े, साइकिल छोड़ दो, रिप्लेसमेंट है टांगे,
पैदल ही चल लेंगे। हज़ारों वर्ष तक दुनिया पैदल चली है, क्या दिक्कत है? आदि मानवों ने पैदल चल चल के ही अफ्रीका से भारत तक का सफ़र तय किया था, पैदल ही चलते थे सारे। भोजन की रिप्लेसमेंट बताओ, टेल मी द रिप्लेसमेंट ऑफ द फूड। फूड होगा तो उससे ही पिल्स भी बनेंगी, उसी से ही न्यूट्रिशन की मेडिसिन बनेंगी, न्यूट्रासिड्स भी उसी से बनेंगे, उसी का सत्व निकाल के डालेंगे। तो पहले तो जब सवाल पूछा जा रहा है कि वाई फूड सिक्योरिटी, उसके लिए पहले जाने वाई फूड, भोजन ज़रूरी है, ये एक बात क्लियर। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक दूसरा एक्सप्रेशन, इट्स अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। वो क्या? देखिए, ये वो पहली ज़रूरत होती है, भोजन वो पहली ज़रूरत है जो किसी भी सोसाइटी के अंदर आप अपने लोगों के लिए, फॉर योर पीपल इन दैट सोसाइटी, आप उनके लिए जो भी कोई इकोनॉमिक, जो भी कोई कल्चरल, जो भी कोई पॉलिटिकल या सोशल, किसी भी तरह की प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी के विषय में अगर कोई प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी प्लानिंग है, आपने कोई प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी अटेन कर ली है ऑलरेडी, आप कोई प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी अटेन करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, या आप कोई एम रखते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, इन सारे एरियाज़ में इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, कल्चरल प्रोग्रेस है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस है या सोशल प्रोग्रेस है और तो प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ों को सस्टेन कराने के लिए और अटेन करने के लिए द वाइटल थिंग इज़ कि जिनके लिए ये है और जिनके वाया ये होगा, ये सब जिनके लिए है और जिनके वाया होगा, द वेरी थिंग इज़ द पीपल। पीपल कैन ओनली अचीव देम, कैन ओनली अटेन देम, कैन ओनली सस्टेन देम अगर वो वेल फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन बेस्ड पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। ओके तो किसी भी समाज के लिए, फॉर एनी सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसने जो भी एस्पायर किया है अपने फ्यूचर को लेकर के, उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जो अपने लोगों को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, वो एंश्योर ही तब होंगी अगर सोसाइटी के लेवल पर फूड के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी इस्टेब्लिश होगी। अगर कंटिन्यूटी में, पेरिनियल मैनर में हर इंसान को हर समय उसकी ज़रूरत के अनुसार जो भोजन गुणवत्ता का उपलब्ध होना चाहिए, अगर ये उपलब्ध कराने में कोई समाज या राष्ट्र सक्षम है, तभी वो इन पैमानों पर काम कर पाएगा। अदरवाइज़ इन पैमानों पर आप काम नहीं कर सकते। 1962 में हमारी चाइना के साथ वॉर हुई, वो तो ठीक था, चलिए कोई बात नहीं, हमने निपटा उस चीज़ को किसी तरह से। लेकिन जब 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, उस समय में इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के साथ अमेरिका की एक रिलेशनशिप था, एक बॉन्डिंग थी। उस समय में अमेरिका का ये मानना था कि भारत को चीन के साथ वॉर में नहीं जाना है, लेकिन भारत बहुत डिसिसिव था कि ज़रूरत है और हमें वॉर में जाना है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। उस समय तक अमेरिका भारत को एक एड प्रोवाइड करता था, उस एड का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट फूड ग्रेन्स भी था। 1951 में जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर के आए थे, हमने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल फॉलो किया इंडिया में। 1951 में जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर के आए थे, उस समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो हंगर था, स्टारवेशन था और फूड इनसिक्योरिटी ही थी। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो प्राइम एजेंडा था वो फूड सिक्योरिटी अचीव करना था उस समय में। मतलब एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी पर था, एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने हैवी इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया। तो 1950 ऑनवर्ड्स हमारा खाद्य सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ चुका था, हम अपने लेवल पर काम कर ही रहे थे। 1962 में हमने अपने देश भर में इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP चलाए, जिनका एजेंडा ये था कि किस तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाए। हम साल भर में 2 से 3 फसलें निकालें और हर खेत में ज़्यादा फसल की बुआई हो।